आइए हम दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अरावली की रक्षा के मामले में नाजी सरकार का नाटक, और दूसरा है स्वर्गीय श्री अटल जी का स्मरण। आइए बात करते हैं हम अरावली पर्वत श्रृंखला की। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे अति प्राचीन है और उसमें अमूल्य खनिज के भंडार भरे हुए हैं। ग्रेनाइट है, मकरानक है और भी अनेक प्रकार के बहुमूल्य तत्व मौजूद हैं। अब यहाँ पर अरावली पर्वत को छोटा करने का और उसके साथ गद्दारी करने का जो यहाँ भी प्रयास हुआ ना, वो अपने आप में अति घातक है। अरावली पर्वत श्रेणी की श्रृंखला 1000 किलोमीटर तक की है। राजस्थान, गुजरात, दिल्ली सब उसकी सीमा में आते हैं। ठीक है, आते हैं। अब यहाँ पर हमारे भारत की प्राकृतिक संरचना भी अपने आप में विशिष्ट है, बड़ी अनूठी है। मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पता है कि भारत की प्राकृतिक संरचना कैसी है। और यहाँ पर अरावली की जो पर्वत श्रेणियाँ वो सबसे अति प्राचीन है। विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वे भी अति प्राचीन है। और जो हमारा हिमालय है ना, जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय की चट्टानें बेहद कमज़ोर है। और जो हिमालयन घाटी है ना, उसमें भी 3 बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं जो बड़े भूकंप का संकेत देती। तो मैं बात सिर्फ अभी अरावली पर्वत की करूँगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला को जो गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है ना, वह अत्यंत ही घिनौनी हरकत है। आप कौन होते हैं भारत की प्राकृतिक संरचना के इतिहास के बारे में उसको साथ छेड़छाड़ करने वाले? किसी को अधिकार नहीं है ये। आप यहाँ कह रहे कि जो हम अरावली की पर्वत को उसी को मानेंगे जो 100 फीट से ऊपर की होगी, 100 फीट से नीचे की नहीं होगी, तो उसमें वहाँ पर उत्खनन कर देंगे, खनिज निकालने की आज्ञाएं दे देंगे। मामला बड़ा रोचक है। शायद ये हमारे पर्यावरण मंत्री और भारत सरकार को और इस नाजी सरकार को ये पता नहीं है कि अरावली पर्वत श्रेणी में कितने अवैध उत्खनन हो रहे हैं। ज़रा रिकॉर्ड उठाकर देखें। मुझे आज जो सूचना मिली है कि 27,993 अवैध खनन हुए गए अरावली पर्वत श्रेणी में। और मज़ेदार बात तो यह है कि मात्र 11% भी कार्रवाई हुई और किसी पर नहीं हुई। तो ये हमारे जो प्राकृतिक संरचना के साथ खुला खिलवाड़ है। किसी को अधिकार नहीं है। अरावली पर्वत की जो श्रेणी है ना, चाहे वो 50 मीटर की हो, 40 मीटर की हो, वो हमारी धरोहर है, हमारा रक्षा कवच है। ये सब है ना, जो विनाशक हवाएं आती हैं उनको रोकती है। मामला तो बड़ा विचित्र है ना। अब यदि मान लीजिए आपने उत्खनन करके, अवैध उत्खनन करके, चाहे जितनी उनकी हाइट छोटी कर दी, वहाँ समतल कर दी, तो उन हवाओं को कौन रोकेगा? यहाँ गर्मी का भीषण प्रकोप होगा, कौन रोकेगा? क्या आप पूरे देश में एयर प्यूरिफिकेशन लगाओगे? नहीं हो सकता ये काम। तो जो नाजी सरकार ने जो ये नाटक किया है ना, और उसके पर्यावरण मंत्री ने, शायद उनको इस बात का संज्ञान ही नहीं है। अब जब आप उत्खनन करेंगे तो हरे भरे वृक्षों की खूब कटाई हो जाएगी। तो वर्षा के लिए जो हरे भरे वृक्ष जरूरी हैं, ताज़ी हवा के लिए जो वृक्ष जरूरी हैं, आप सब उनको काट दोगे। तो आखिरकार आप इस देश को करना क्या चाहते हो? इस देश की प्राकृतिक संरचना के साथ खिलवाड़ क्यों करना चाहते हो? इस बात का जवाब देना पड़े। अभी
जैन जी चढ़क रहे अरावली पर्वत श्रेणी की रक्षा के लिए जैन जी सड़कों पर आए। सरकार बेचैन हो गई, घुटनों पर आ गई और एक आदेश निकाला कि अब अरावली पर्वत श्रेणी में नए उत्खनन की आज्ञा नहीं दी जाएगी, परमिशन नहीं दी जाएगी। अरे भैया, जो 27,993 अवैध खनन हुए हैं ना, उन पर तो बोलते नहीं बोले, और जो उत्खनन से कितना नुकसान हुआ है इसकी बात भी तो करते नहीं की। उन्होंने अपने जो एक साथी खेला होता है ना, ये नाजी सरकार का, और जनता को भ्रमित करने का, वो उसने नाटक कर दिया। नए उत्खनन की परमिशन नहीं देंगे, क्यों नहीं लेना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि जितनी भी यहाँ परमिशन अभी जो उत्खनन हो रहा है ना, उसको रोकना चाहिए। अरे देश की बहुमूल्य संपत्ति है, उसको आप इन बहु खनिज माफियाओं के सुपर्द कर लो। आपको निसंदेह चंदा मिलता होगा, मोटा चंदा मिलता होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो सिर्फ धन के लिए आप हमारी जो प्राकृतिक संरचना को बेच लो, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये जनता के साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है, देश के साथ गद्दारी है, जनता के साथ गद्दारी है, और हमारी जो प्राकृतिक संरचना है ना, उसके साथ भी गद्दारी है। तो ये जो अरावली पर्वत के नाम पर और रक्षा के नाम पर जो नाजी सरकार ने अपना हाथ, दबा हुआ हाथ निकालने की कोशिश की ना, और अपने आप को बचाने की कोशिश की, वो बिल्कुल असफल हो गई। अब ये जनता नहीं मानेगी। जनता का स्पष्ट कहना है कि उत्खनन बिल्कुल बंद कीजिए अरावली पर्वत श्रेणियों पे, और वहाँ पर हरे भरे वृक्ष फिर से लगवाइए। अब ये हरे भरे वृक्ष जो काट दिए गए ना, इतने वृक्ष बड़े करने में कितने साल लग जाएंगे, ये भी तो ज़रा सोचना था ना। और यह तो वहाँ मंत्री जो बैठता है ना, मंत्री चाहे जो होता है, चाहे जिसको पर्यावरण मंत्री बना दो, चाहे जिसको वित्त मंत्री बना दो, उनको कुछ संज्ञान होता नहीं है, वस्तु इसी का संज्ञान रहता नहीं है, और वे बस वे अपनी दिमागी अय्याशी किया करते हैं। और मेरा एक और कथन है कि किसी भी योजना के लिए, किसी भी कानून के लिए जनता की आम सहमति होना जरूरी है। आप जो कानून बनाते हैं उसके लिए जनता की सहमति जरूरी चाहिए। यदि आपने जनता की आम सहमति नहीं ली ना, तो वो कानून को जनता मान्य नहीं करेगी। तो अरावली पर्वत के मामले में भी ऐसा ही है। मैंने आपको फिगर दिया कि 27,993 अवैध उत्खनन हुए, उन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, कब होगी, ये सरकार बताए। आपका ये नया आदेश है ना कि नए उत्खनन की परमिशन नहीं देंगे। जनता को मूर्ख समझते हो क्या? जनता को मूर्ख बना रहे हो आप। हमें नहीं खोदना अरावली पर्वत की जो प्राचीन है ना, प्राचीनता को बरकरार रखना। अरे उसमें देखिए मकराना कितना महंगा पत्थर होता है, खनिज माफिया कितने का वो हो गए, और अभी भी उत्खनन जारी है। भयंकर ब्लास्ट हो रहे हैं, भयंकर ब्लास्ट होने पे मकान गिर रहे हैं, दीवारें कांप रही है, और आखिरकार सरकार को कुछ संज्ञान ही नहीं हो रहा है। तो जनता के साथ धोखाधड़ी बंद कर दीजिए। जनता को मूर्ख मत समझिए। जनता समझती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। आप जरा भीलवाड़ा में देखिए, उधर सब देखिए कि जो खनिज माफिया है ना, कितने सबल हो गए हैं, और उन्होंने निश्चय ही इस सरकार को खूब धन सेवा की होगी, निश्चित की होगी, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो हमारे देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी हो रही है, प्राकृतिक संरचना के साथ गद्दारी हो रही है, ये देश के पर्यावरण के साथ गद्दारी हो रही है। देश के पर्यावरण को समाप्त करना चाहते हैं और इस देश को तबाह करना चाहते हैं। ये मेरा खुला कथन है, ये मेरी खुली बात है कि जो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया ना, अरे वो तो निर्णय, सुप्रीम कोर्ट को तो सरकार की गुलामी करना है। उसको तो खुद का विवेक अधिकार से निर्णय लेना चाहिए। आज जो न्यायाधीश बैठने, क्या उन्हें भारत के प्राकृतिक संरचना का संज्ञान नहीं है क्या? उनको रखना चाहिए। कौन सा भी मुद्दा आता है कि इस मुद्दे का हर पक्ष का अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद में कोई निर्णय देना चाहिए।
अब सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय बदलती है, क्या नहीं होता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से भी हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सरकार को ये नोटिस दे कि 27,993 अवैध उत्खनन वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, 11% पर भी कार्रवाई हुई, बाकी पर क्यों छोड़ दिए गए। ये तो बड़ा अहम सवाल है, उसको करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना चाहिए, पर्यावरण मंत्री को नोटिस देना चाहिए, पीएम को नोटिस देना चाहिए कि आप देश के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। ये कड़वी कड़वी बात मैं कह रहा हूँ ना, अरावली की रक्षा के लिए देश का हर नागरिक तैयार है। महाराष्ट्र का नहीं, अब गुजरात का हर व्यक्ति, राजस्थान का हर व्यक्ति, दिल्ली का हर व्यक्ति, और जहाँ जहाँ अरावली पर्वत श्रेणियाँ है वहाँ का हर व्यक्ति अरावली की रक्षा के लिए हर प्रकार का त्याग करेगा, बलिदान करेगा। ये नाजी सरकार, ये नाजीवाद नहीं चलेगा। ये खुला बात है, तो बहुत कड़वी बात है, किंतु सच है और हमारे देश के हित के लिए बहुत जरूरी है। अब आ जाइए हम दूसरे बिंदु पर बात करते हैं। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी का 101वां जन्मदिन था। जन्मदिन मनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, मनाना भी चाहिए, क्योंकि उनके जैसा प्रधानमंत्री है ना अब भविष्य में नहीं होगा। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, अटल बिहारी जी हैं, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनाए रखी है, उस पद को और ऊंचाइयां दी है। किंतु ये वर्तमान के जो पीएम है ना, ये तो उस पद की गरिमा गिरा रहे हैं। चले आइए हम बात करते हैं अटल जी की। अटल जी एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। मैं तो उनको है ना जनदूत मानता हूँ। मैं अटल जी से, मैंने बहुत बार उनके साक्षात्कार भी लिए, मैं उनसे मिला भी, व्यक्तिगत चर्चाएं भी हुई है। उनके जैसा नेता अब इस देश में नहीं होगा। अटल जी साहित्यकार भी थे, और सबसे बड़ी बात तो यह कि वो सत्य के प्रति समर्पित थे। वे संविधान के प्रति समर्पित थे, कानून के प्रति समर्पित थे, नैतिकता के प्रति समर्पित थे, आदर्शी मूल्यों के प्रति समर्पित थे, सत्य के प्रति समर्पित थे, और सनातन धर्म के प्रति समर्पित थे। ये अटल जी की इतनी विशेषताएं हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ बात करूँगा। आज जो अटल जी के बारे में जो लोग बोल रहे हैं ना, और उनकी मूर्ति का उद्घाटन कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति का उद्घाटन कर रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का उद्घाटन करना है, तो अटल जी की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उपेक्षा किसने की, मैं आज उस बात पर आता हूँ। मुझे याद है गुजरात दंगों का वो दृश्य, जब अटल जी खुद वहाँ पर भाषण देने गए थे, वहाँ पर शांति स्थापित करने गए थे। उस समय ये मोदी जी भी थे, और अटल जी ने वहाँ पर एक शब्द कहा था, एक बड़ा उद्बोधन दिया था कि मैं यहाँ पर लाशें गिनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर शांति और सुव्यवस्था के लिए आया हूँ। तो यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुटिल हंसी की थी। इसका वीडियो देख सकते हैं आप, जब अटल जी की गुजरात यात्रा का, दंगों के समय का वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सब कुछ नजर आ जाए। यह आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उनकी शातिर ढंग से हत्या की गई। कोई उनके हत्यारे कौन, इस राज को खोलने को कोई तैयार नहीं। आखिर का क्या ये नाटक है। आज आप अटल जी को वनवास किसने दिया, राजनीतिक वनवास किसने दिया, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। आज जो व्यक्ति नहीं है और आप अपनी छवि उनके नाम से चमकाने के लिए अटल जी की प्रशंसा करो। अरे तुम लोगों ने तो अटल जी का पराभव किया, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल की गए। मुझे अटल जी के जब एक बार जब हम मिले थे, चर्चा हुई थी, तो वह बड़े आत्मवेदना से बोले थे कि मैं भी क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, मेरे साथ जो हो रहा है ना, मैं उसको सार्वजनिक नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूं।
मुझे जो वनवास दिया गया, मुझे हर चीज़ का संज्ञान थे। और अटल जी उस समय एक आक्रोशित शब्द में बोले थे कि यदि मैंने अपनी जुबान खोल ली या अपनी जुबान खोल दी तो अनेक चेहरों की हवाइयाँ उड़ जाएगी, अनेक चेहरे कटघरे में खड़े हो जाएंगे, किंतु अटल जी ने किसी के प्रति भी कुछ भी नहीं कहा। और आपको एक बात याद दिला दूं, ये राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी की जो आलोचना करते हैं, अटल जी स्वर्गीय राजीव गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजीव गांधी अटल जी से हर चीज की सलाह लेते थे, वे उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, गुरु के रूप में सम्मान देते थे। और राजीव गांधी ने अटल जी को बहुत सम्मान दिया। हर तरह का जो एक शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है ना, उसी तरीके से स्वर्गीय राजीव गांधी भी अटल जी के प्रति समर्पित थे। अब आइए हम यहाँ पर वर्तमान स्वरूप में बात करता हूँ। जो मंदिर मस्जिद विवाद चला था, रथ यात्रा निकली थी, देश भर में उन्माद चल रहा था, उस समय अटल जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया था, सनातनी संदेश दिया था कि हमें ऐतिहासिक बर्बरताओं के आधार पर ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश के सांप्रदायिक सद्भाव पर आंच आए, सांप्रदायिक सद्भाव और एकता भंग हो। यह अटल जी का संदेश था। आज कौन मान रहा है और अटल जी के संदेश को? आज तो यहाँ हो रहा है कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढी जा रही है और अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, अपना नेतृत्व जताने के लिए क्या क्या नए नाटक नहीं हो रहे हैं। ये उन्मादी चेहरे, उन्मादी चिंटू क्या क्या नाटक कर। क्रिसमस पर्व मनाया जा रहा है, आज प्रभु यीशु का अवतरण हुआ और आज ही के दिन अटल जी का भी अवतरण हुआ था। ये तो और सौभाग्य की बात है। परंतु यहाँ पर क्रिसमस के समारोह में कौन खलल डाल रहा है, कौन वहाँ पर उत्पात मचा रहा है, कौन वहाँ पर अपना जो तो प्रदर्शन करके थोपना चाहते हैं, कौन तोड़ फोड़ कर रहा है। इस प्रक्रिया से भारत और सनातन धर्म की समूचे विश्व में आलोचना हो रही है। ये बजरंग दल और वीर जो नाटक कर रहे हैं ना, उन्मादी नाटक, ये भारत के लिए अति घातक हो गया। अरे विदेशों के अखबारों में आलोचना हो रही है कि एक कौन से विश्व गुरु के देश में ये क्या हो रहा है, मगर हमारे यहाँ सच्चा विश्व गुरु तो है ही कहाँ। ये तो स्वघोषित विश्व गुरु है, इवेंट गुरु है, जुमले गुरु है, झूठ बोलने में माहिर गुरु है। ये सारे नाटक हो रहे हैं। तो इन जब ये अटल जी की आत्मा जब इन सारे नाटकों को देख रही होगी ना, तो निश्चित ही व्यथित होगी कि ये जो हम भारत की कल्पना करते थे, ये भारत की कल्पनाओं के अनुसार नहीं है। ये तो कोई किसी विशेष गैंग का और विशेष प्रकरण को और विशेष लक्ष्यों वाला भारत है। मामला बड़ा विचित्र है भाई। अटल जी ने तो बहुत अपने साहित्यिक रचनाओं में भी क्या क्या संदेश दिए हैं। यदि उनको संदेश को पढ़ लेते ना तो सुधर जाते। अटल जी के साथ क्या क्या हुआ है किसी को पता नहीं है। अटल जी के कारण जो लोग ऊंचाइयों पर चढ़े, उन्होंने ही अटल सूर्य को बेवक्त अस्त करने का अवसर दिया, बेवक्त अवसर करने का प्रयास किया। जो अटल जी को हम बड़े सम्मानित उसमें मानते थे, सब कुछ सम्मानित ढंग से उनके सम्मान करते थे। तो एक भाजपा नेता थे जिन्हें अटल जी के कारण बहुत प्रसिद्धि मिली। तो एक बैठक में उन्होंने अटल जी को बड़े गलत ढंग से बोल दिया। जो सम्मानीय अटल जी ये कहने के बजाय उन्होंने एक मीटिंग में कह दिया कि मिस्टर अटल, ये किसी एक बहुत बड़े नेता का है, मैं नाम उस नेता का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि स्वर्गीय हो जाने के बाद किसी के बारे में भी कुछ बोलना अपराध होता। तो अटल जी ने कुछ भी नहीं बोले। अटल जी ने सब कुछ सुन लिया, वो किया। अटल जी ने राजनीतिक वनवास तक भोगा, परंतु किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला।
और उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो बोला कि यदि मैं अपनी जुबान खोल दूंगा तो अनेक चेहरों के हवाइयाँ उड़ जाएगी, उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। किंतु अटल जी ने अपने जीवन में किसी के प्रति कुछ भी नहीं बोला। अब अटल जी की महानता देखिए, ये तो यहाँ पर सोनिया गांधी और ये राजीव गांधी की आलोचना करना, किंतु अटल जी है ना सोनिया गांधी का बहुत सम्मान करते थे। वो साफ कहते थे कि सोनिया गांधी है ना स्वर्गीय शहीद राजीव गांधी की पत्नी है, ये देश की गरिमा है। उन्होंने कभी सोनिया गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, उनका हमेशा सम्मान किया। संसद में सम्मान किया, संसद के बाहर भी सम्मान किया। आज जो ये राहुल गांधी और की जो आलोचना कर रहे हैं ना, ये जरा भूल जाए, जरा इतिहास देख लें। स्वर्गीय राजीव गांधी ने अटल जी के प्रति हमेशा सम्मान रखा, हमेशा उनका ही सम्मान किया, उनको श्रद्धा देते रहे हमेशा। जब वे थोड़ा अशक्त हुए तो उनको किसी भी तरीके से उनका उपचार तक करवाया। यह होती है महानता। यह थोड़ी है कि जुमले में कुछ भी आपने कह दिया कि महानता हो गई, यह नहीं होता है ऐसा। तो अटल जी जैसा व्यक्तित्व आज जिसके बारे में हम आज उनका 101वां जन्मदिन मना रहे हैं, मुझे अटल जी की बहुत बड़ी अच्छी बात लगती है। अटल जी हमारे उज्जैन में आए थे, और बहुत पुरानी बात है, टेलीवाड़े चौराहे पर उनकी आम सभा थी। वहाँ पर बहुत अच्छा मंच बना था, ये सब हुआ। और तो वहाँ के जो उस समय के भाजपाई थे ना, उन्होंने अटल जी को एक सम्मान राशि देने का करा था। तो उसमें उन्होंने सम्मान राशि के लिए खूब चंदा किया। अब भगवान जाने कितना चंदा हुआ ये मैं नहीं कह सकता। तो उस समय मैंने अपने अखबार में एक मेन हेडिंग पे लिखा था, अटल जी बनाम थैली जी। और वो अखबार बटा, खूब बटा, पूरी मीटिंग में बटा। अटल जी के हाथ में गया, अटल जी ने हेडिंग देखा और वो अखबार रख लिया। जब मीटिंग समाप्त हुई तो मैं अटल जी से जाके मिला। मैंने कहा साहब ये हमने छापा है। वो क्या, आपने बहुत सही छापा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मेरे नाम से कितने लोगों ने चंदा किया, मुझे ही नहीं पता। यह अटल जी की सत्ता थी। दूसरा कोई नेता होता ना तो वो मुझ पर कार्रवाई करवाता। अरे कहता ये बकवास करते हैं, ये करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। किंतु अटल जी ने एक शब्द नहीं बोलते हुए कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी। यह अटल जी का व्यक्तित्व था। और आज के जो यह नेता, ये पीएम है, अमित शाह, ये किसी को भी जरा सा खिलाफ कुछ भी कोई बात कर दे, इनके आंखों में आंखें डालकर सवाल कर लेते हैं तो ये उसको जेल भेज देते हैं, उस पर कार्रवाई करवा देते हैं। मगर अटल जी तो अटल जी थे। ऐसे 1000 मोदी और 1000 अमित शाह अटल जी के बराबर नहीं आ सकते, हजारों साल तक बराबर नहीं आ सकते। ये मैं अटल जी के 101वें जन्मदिन पर ये अपनी बात रखा हूँ। तो अटल जी को हम बहुत सम्मानित दृष्टि से देखते हैं। और अटल जी का जो एक मूल सिद्धांत था ना, वो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते थे। अटल जी कभी भी अपना झूठ नहीं बोलते, वे सच ही बोलते। अपने भाषणों में भी हमेशा सच ही प्रस्तुत करते, अपने सरकार की कमियां भी बताते। एक मत्स्य सरकार उन्होंने छोड़ दी, गिरा दी कि नहीं। अटल जी चाहते तो 2-3 क्या 5-10 सांसदों को खरीद लेते। किसी गुजराती गैंग जैसी, लोटर जैसी नहीं करते कि सरकार के सरकार ही खरीद ले। SIR के नाम पर क्या क्या हुआ ये अभी किसी से छिपा नहीं है। किंतु अटल जी को यह अनैतिक कृत्यों में विश्वास नहीं था। वे सदाचार की राजनीति करते थे, नैतिकता की राजनीति करते थे। वो कभी भी उन्होंने विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास नहीं किया। जब संसद में लालू यादव और अटल जी की नोकझोंक होती थी, वो बड़े मजे लेते थे। अटल जी खुद हंसते थे कि लालू यादव ने क्या बोला, और पूरी सदन में बड़ा विचित्र माहौल बनता था। तो अटल जी जैसा व्यक्तित्व और नेता पैदा होना बहुत मुश्किल है।
मैं तो सच कह रहा हूँ, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसा अब नेता होना मुश्किल है। और हाँ, निसंदेह राहुल गांधी जरूर अटल जी के मार्ग पर चल रहे, राजीव गांधी के मार्ग पर चल रहे, इंदिरा गांधी के राह पर चल रहे। प्रियंका में भी कोई कमी नहीं है, वो भी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति दे रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी